भारत की आज़ादी और भारत कैसे टूट करके दो राज्य के रूप में पाकिस्तान और भारत के रूप में बनता है, आइए उसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। 14 अगस्त और 15 अगस्त मध्य रात्रि को देश को आज़ादी मिलता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा ऐतिहासिक भाषण दिया जाता है, जिसे भाग्य बंधु से चिर प्रतीक्षित नाम से जाना जाता है। भाग्य बंधु से चिर प्रतीक्षित उनका भाषण का नाम है, जवाहरलाल नेहरू का उसके नाम से जाना जाता है। जैसा कि सदियों से इंतजार था आज़ादी को लेकर के, बहुत लोगों ने अपना खून बहाया, जनजाति का आंदोलन होता है, देसी रजवाड़ा अपना जी जान लगाते हैं, किसान आंदोलन करते हैं, गांधी जी अंततः आंदोलन करते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में 2-3 अखिल भारतीय आंदोलन होता है, तब जाकर के भारत को आज़ादी प्राप्त होता है। खुशी का माहौल तो था ही, खुशी का माहौल के साथ साथ थोड़ा सा दुख का भी बात था, क्योंकि एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, एक राष्ट्र टूट करके 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के रूप में बन रहा था। पाकिस्तान के रूप में बन रहा था वहाँ तक तो ठीक था। जब दोनों देश विभाजन हुआ था, देश का विभाजन जब हुआ तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं निकल करके आती। समस्याएं क्या क्या थी? जैसे सबसे पहले हमारे देश के आंतरिक में ही आज़ादी के बाद समस्याएं घेर लेती बहुत सारा। सबसे पहले समस्या के रूप में आता है हमारे देश को एकता में बांध करके रखना। इतना बड़ा देश था, विविधता बहुत था, इसमें भाषाई आधार पर विविधता था। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ टू साउथ चले जाएंगे तो जैसे बिहार में ही बहुत सारा लैंग्वेज हो जाता है। मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया। यूपी में ही अवधी हो गया, इधर बिहार वाला सटा हुआ क्षेत्र है वो भोजपुरी हो जाएगा, और उधर का ब्रजभाषी हो जाता है। तो ऐसे ही साउथ वाला क्षेत्र में भी बहुत सारा भाषाई आधार पर विविधता था, रहन सहन के आधार पर विविधता था, खान पान, मतलब भारत को कहा जाता है विविधताओं का देश। तो ये विविधता में जो है भारत को एकता के रूप में बांध करके रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या यही अभी ख़त्म नहीं हुई थी। समस्या एक और क्या थी? देसी रजवाड़ा थे देश में बहुत ज़्यादा, 565 देसी रियासत था, उसको भी एकता में बांध करके रखना था, क्योंकि देसी रजवाड़ा अंग्रेज के अंडर में थे। और हाल फिलहाल में ब्रिटिश ये कह चुका था कि जो देसी रजवाड़ा आज़ाद रहना चाहते हैं, ना ही भारत में ना ही पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, वो खुद आज़ाद रह सकते हैं। शर्त के अनुसार तो ऐसा रहना ठीक था, परंतु भारत और पाकिस्तान 2 मुल्क बन चुका था, तो कोई देश अगर चाहता कि हम महज सिर्फ एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र भूमिका निभाएं, तो ऐसा रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। फिर भी भारत सरकार कुछ हद तक छोड़ देती है, जैसे कुछ हमारा राज्य हो गया, जैसे हैदराबाद हो गया। हैदराबाद के बाद एक जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था। ये सब राज्य जो था वो बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे, कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया भारत सरकार के द्वारा। फिर एक समय आता है जब सब में जनमत संग्रह कराया जाता है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, और हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से। जम्मू कश्मीर का मुद्दा तो पता ही है सबको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशल आगे का वीडियो में। देखते हैं भी इसमें भारत का और भी समस्या के बारे में बात करते हैं। दूसरा समस्या क्या था? लोकतंत्र कायम करना। पहले तो महारानी विक्टोरिया जब 1856 में 57 की क्रांति हुई, उसके बाद 58 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया और कहा गया क्या कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना होगा, जैसे ब्रिटिश में है। आम लोगों को मानवाधिकार की बात होगा, लेकिन ये तो बस सिर्फ महज कहने की बात थी। हुआ वही जो पहले से होता आ रहा था। पहले कंपनी शोषण कर रही थी भारत को, बाद में ब्रिटिश क्राउन और उनके अधिकारियों के द्वारा शोषण किया गया। लोकतंत्र कायम नहीं हुआ था, देसी रजवाड़ा के द्वारा शोषण किया जाता था। तो भारत में जनसंख्या भी बहुत सारा था। इतनी बड़ी जनसंख्या में लोकतंत्र कायम करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था। उसके बाद और भी था, देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करना। देश में समस्याएं बहुत थी, उद्योग नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश क्या करता था, उद्योग की स्थापना जो है अपने देश में करता था,
और वहाँ से यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था वहाँ रॉ मटेरियल बनाता था और वहाँ से लेकर के आता था यहाँ फाइनल प्रोडक्ट बना करके। क्या वो यहाँ नहीं लगा सकता था उद्योग? लेकिन नहीं, क्यों नहीं लगाता था? क्योंकि उसको अपना देश विकास करना था। भारत को महज एक उपनिवेश के रूप में वो इस्तेमाल किया है, भारत का सिर्फ शोषण ही किया है। ब्रिटिश यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं करता है, ना ही कोई कल्याणकारी कार्य करता है, ना ही कोई विकास का कार्य करता है। तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी? जर्जर होगी। तो ये सब की आवश्यकता पड़ती है हमारे देश में, विकास, और एक ऐसा विकास जो पूरा समाज के कल्याण की बात करता हो। जैसा कि डीपीएसपी में वर्णन, डीपीएसपी संविधान का कहा जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यक्त करता है वो डीपीएसपी। इसके बारे में पढ़े होंगे संविधान की किताब में। उसके बाद चुनौतियां अभी यहाँ समाप्त ही नहीं होता है। अभी जैसे विभाजन होता है तो विभाजन के दौरान कुछ समस्याएं आती है। पाकिस्तान का जो नींव जो रखा गया था 1940 के अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। हालांकि नींव तो बहुत पहले रख दिया गया था। जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है उसी दौरान, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना महज एक षड्यंत्र था। किसके अगेंस्ट में खड़ी करना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगेंस्ट में। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हम हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे, दोनों लड़ते रहेंगे, हम शासन करते रहेंगे ब्रिटिश का। वही होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होता है 1909 में, उसको दे दिया जाता है आरक्षण मुस्लिम को। तो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। 1916 के अधिवेशन में आखिरकार में गांधी जी दोनों को एक करने में सफलता हासिल होता है गांधी जी को। लेकिन बस 2-3 चंद समय का खुशी था। कुछ समय के बाद फिर हिंदू मुस्लिम फिर से तकरार होता है, फिर दोनों अलग अलग अपना बिहेव करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना का कुछ डिमांड आता है जो पूरा नहीं किया जाता है, और मुस्लिम लीग जो है और धीरे धीरे दरार बढ़ता चला जाता है। आरएसएस की स्थापना हो जाती है। कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू का संरक्षक है, ऐसे में मुस्लिम का संरक्षक मुस्लिम लीग खुद उठा लेती है कि हम जो है मुस्लिम का मसीहा हैं। इसलिए 1940 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं मुस्लिम लीग का। उसी में पाकिस्तान के डिमांड को लेकर के बात उठने लगती है, और ये डिमांड जो है वो धीरे धीरे तेज पकड़ने लगती है मुस्लिमों के बीच में। कहा जाता था कि जो मुस्लिम बहुल प्रांत हैं, जैसे बांग्लादेश का क्षेत्र एक हो गया अभी वर्तमान में जो है, एक अभी वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र जो है, पहले आता था बंगाल का क्षेत्र, और इधर सिंध का क्षेत्र, बलूचिस्तान का क्षेत्र, ये सब डिमांड कर रहा था कि ये सब क्षेत्र दे करके एक नए पृथक राज्य की स्थापना कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम का अधिकार ये हिंदू बहुल क्षेत्र में संरक्षित नहीं है। ऐसा वक्तव्य दिया जाता था। वो मुस्लिम लीग के जो नेता होते थे आमतौर पर, उनके द्वारा मुस्लिम को दिवा स्वप्न दिखाया जाता था कि जब एक मुस्लिम राष्ट्र होगा, इस्लाम राष्ट्र होगा, तो वहाँ अधिकार होंगे, मतलब बहुत सारा अधिकार होगा। बहुत सारा स्वप्न दिखाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पाकिस्तान का क्या हालत है किसी से छिपा नहीं, आप लोग को भी पता हो। उसके बाद 1940 के बाद एक घटना होता है। गांधी जी ना ही ब्रिटिश कोई भी एग्री नहीं होता है। हालांकि ब्रिटिश चिंगारी जला देता है दोनों को लड़ाने को लेकर के, लेकिन दो राष्ट्र के निर्माण के लिए वो भी स्टार्टिंग में रेडी नहीं होता है, लेकिन फिर वो भी रेडी हो जाता है, क्योंकि उसका तो षड्यंत्र रचा हुआ ही था, ब्रिटिश का ही षड्यंत्र रचा हुआ था एक्चुअली। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसको पृथक पाकिस्तान नहीं मिल रहा था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था? मतलब जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वहाँ कहा गया बस जो अल्पसंख्यक है ये मुस्लिम के अलावा उसको बस मार काट दो। ये अगर दंगा फैलाओगे तो सरकार सीधा सोचेगी कि भाई अलग कर दो। देखते हैं जब आमतौर में घर में लड़ाइयाँ होती है तो कहता है कि अलग कर दो दो भाइयों। उसी प्रकार से यहाँ किया गया, मान लिया गया सरकार के द्वारा भाई कि अलग कर दो। गांधी जी खुद विभाजन के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब मनाया जाता है, यानी कि जब दंगा फैलाए जाते हैं, तो गांधी जी भी एग्री हो जाते हैं कि भाई कम से कम बचेगा तो जिंदा तो रहेगा ना। गांधी जी भी विभाजन के लिए मान जाते हैं।
अब विभाजन में समस्याएं क्या क्या होती है। पहला, विभाजन हो जाता है देश का 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत, दो नए राष्ट्र के रूप में बनते हैं। अब कुछ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी इस्लाम के अलावा भी और कुछ रहते थे धर्म के लोग, तो वहाँ मतलब दोनों तरफ अफवाह फैली या फिर क्या हुआ, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी लोकल क्षेत्र में, और प्रवासी वहाँ से कुछ पाकिस्तान से कुछ भारत आने लगे और भारत से इस्लाम जो है वो पाकिस्तान जाने लगे। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। भारत में जब लोग आने लगे तो प्रवासी की समस्या उत्पन्न होती है। आमतौर पर वहाँ से आएंगे, उनको कहाँ रखना है, कहाँ बसाना है, उनके लिए जो रोजगार की तलाश करना है, आजीविका प्रदान करना है, ये सब समस्याएं उत्पन्न होती है। भारत की स्थिति वैसे भी बहुत ख़राब थी। अभी ब्रिटिश छोड़ के गया था, भारत में कोई ऐसा ढांचा नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई ऐसी रणनीति नहीं थी जो आगे दिखा सके कि भारत का डेवलपमेंट या फिर कुछ किधर से आय आ सके जो इस पर
हुआ था। तो जर्मनी को एक करने में वो सफलता हासिल करता है बिस्मार्क। इसी तरीके से भारत को एक करने में सफलता हासिल किनको होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी कारण इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आखिरकार 565 देश रियासत को एक करना इतना आसान तो नहीं है, सबका डिमांड अलग अलग होता है। यहाँ तो दो भाई एक साथ नहीं रह सकता। 565 देशी राजा रजवाड़ा को मना लेना नॉर्मल बात थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भी समस्या और भी भारत में बहुत सारा था।